है। प्यारे भाइयों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। हर रोज हमारे सामने नए नए मसले, नए नए मुद्दे, नई नई समस्याएं, नई मुसीबतें आती हैं, आती रहेंगी, क्योंकि इनका हमारे पास कोई सही हल नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं अब जब सुबह उठा, 2-3 घंटे दूसरा काम करता रहा और फिर मैंने ये खबर पढ़ी कि भीम आर्मी में टूट हो गई है। भीम आर्मी दो अलग अलग गुटों में बट गई है। मुझे इससे झटका तो लगता है, मगर मैं इस सच्चाई से बहुत वाकिफ हूं कि हम तो टूटे हुए लोग जन्म लेते हैं, टूटी हुई जिंदगी जीते हैं और उम्र भर तोड़ने का प्रयास करते हैं। हमको जातियों ने तोड़ा, हमको धर्मों ने तोड़ा, हमको भगवान ने तोड़ा, देवी देवताओं ने तोड़ा, हमको स्टेट ने तोड़ा, पहरावे ने तोड़ा, हमको भाषा ने तोड़ा, हमको लाखों लाखों मंदिरों ने, गुरुद्वारों ने, डेरों ने तोड़ा, हमको राजनीति ने तोड़ा। हमारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ और जिसका घर में विकास हुआ, गली में विकास हुआ, मोहल्ले में विकास हुआ, गांव शहर में विकास हुआ, उसको भी हमारे लोगों ने तोड़ दिया। ये टूटना हमारा करैक्टर है। शायद दुनिया में ऐसी कोई नस्ल ना हो, जैसे हम SC ST OBC के लोग हैं, जैसे हम इस देश के मूलवासी हैं। हमारा टूटना हमारा चरित्र है और ऐसा चरित्र हजारों साल से चल रहा है। जब मैं ऋग्वेद का अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि हमारे टूटे हुए लोगों ने ही हमें गुलाम बनाया। लड़ने वाले लोग, आजादी के लिए खड़ने वाले लोग, इज्जत और सम्मान के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाकर दुश्मन को हराने का यत्न करने वाले लोग लगातार मारे जाते रहे और उनको मारने का, देश को, समाज को गुलाम बनाने का जो काम हमारे लोगों ने किया, वो दुश्मन के साथ मिलकर किया। हम जब टूटते हैं तो दुश्मन के कारण टूटते हैं। हम जब अपने लोगों पर हमला करते हैं तो दुश्मन के कहने पर हमला करते हैं। देश की राजनीति, देश की विद्या, देश का सामाजिक ढांचा, देश का आर्थिक ढांचा, देश का सभ्याचार, देश का भूगोल, ये हमारे हाथ में नहीं है।
देश की 70 साल की आजादी के बाद भी पूरा देश एक नहीं है। एक तरफ हिंदी बेल्ट है ऊपर वाल, और दूसरी तरफ जहां पहाड़ खत्म होते हैं बंगाल असम की ओर, वहां 7 स्टेट हैं। उनको बाकी भारत से अलग रखा जाता है। और तुम नीचे की ओर चलो, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, कन्याकुमारी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश से आगे, महाराष्ट्र से आगे, और इधर बंगाल से आगे राइट साइड समुंदर की ओर, ये भारत के अलग लोग हैं जो हमारे से बहुत देर पहले कारणवश टूटे। हमारे लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं, मगर हमको मिलने नहीं दिया कभी। एक जहर फैलाई जाती रही है। पहले नागा, मिजोरम, असम में वही जहर फैलाई गई कि हम उनके प्रति अपने मनों में घृणा पालते रहे। फिर हमारे मनों में ये तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, उड़ीसा, ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो नीचे का दक्षिण का क्षेत्र है, उसके खिलाफ एक जहर फैलाई गई। हमारे मनों में उसको घुसेड़ दिया गया और हमने स्वीकार कर लिया। आज तक हम उस नफरत को छोड़ नहीं सके। ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करनी हमने इस पर। और उसके बाद राजस्थान से आप चलो, गुजरात से चलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और यहां से तुम चलते चलते सीधे बंगाल से निकलकर ऊपर पूर्व में चले जाओ। ये सारी भारत की एक बेल्ट है जिसको एसटी बेल्ट कहते हैं। जिसको संविधान में एसटी लोग कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब लोग कहा जाता है, जनजाति लोग कहा जाता है। और जो जंगल के मालिक हैं, पहाड़ के मालिक हैं, भारत की सबसे बड़ी दौलत के मालिक हैं, उन लोगों को तबाह करने के लिए यहां की सत्ता में आए लोगों ने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। हम तो मूर्ख हैं, और मूर्खों को मीडिया मूर्ख बनाता है। और मीडिया में कौन बैठा है? वो जो सत्ता में बैठा है, वही जमात जो सत्ता में है, जो प्रशासन में है। सत्ता में, प्रशासन में बैठी जमात टीवी पर बैठी है। ये सभी मिलकर, जिनके अखबार हैं, जिनकी पत्रकारी है, जिनके टीवी चैनल हैं 400 से ज्यादा, ये सभी के सभी लोग देश को तोड़े रखने का काम करते हैं। अखंड भारत का नारा देकर ये देश को तोड़ने का काम करते हैं और एक जहर फैलाते हैं हर जगह। मैं जब छोटा था बचपन में, तो नागा, मिजो लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जहर फैलाई जाती थी, और बिना कारण हम बिना जाने उन लोगों को नफरत करते थे जो हमारे अपने लोग थे।
जो लोग हमारे अपने थे, इस देश के मूलवासी थे, उनके खिलाफ जो जहर पत्रकारी में और स्कूल में, कॉलेज में फैलाई जाती थी, उसका हम आसान शिकार हो जाते थे। हमारी अपनी बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि हमारी है, दिमाग हमारा है, शरीर हमारा है, मगर इस पर कंट्रोल बदमाश राजनीति के लोग करते हैं, जो सत्ता में काबिज हैं, जो टीवी पर काबिज हैं, जो पत्रकारी, जो प्रिंट मीडिया उस पर काबिज है, जो फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके हाथ में है, देश का सारा सभ्याचार उनके हाथ में है, देश के सभी मेले उनके हाथ में है, लाखों लाखों साधु संत उनके हाथ में है। और इतने लोग हैं, ये इतना धुआंधार प्रचार करते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हों या अनपढ़ लोग हों, ये सभी के सभी इतना जहरीला प्रचार करते हैं कि किसी भी टुकड़े को बाकी देश से अलग करने में वो आसानी से सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो जहर फैलाने में बहुत माहिर हो गए हैं। ये जाति एक जहर है, जाति कोई चीज नहीं है, जाति कोई चीज नहीं है कि जहर है, दिमागों में घुसी हुई, घुसेड़ी गई एक जहर है। और जिसको उठाए हम 3,000, ज्यादा नहीं तो 3,2500 वर्ष से हम इसको एक खून के कतरे की तरह लेकर चलते आ रहे हैं। और हमारा खून चाहे लाल है, सभी का खून लाल है, मगर इस लाल खून में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है जहर, जो जाति जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, एक धर्म को दूसरे के खिलाफ, समाज को दूसरे समाज के खिलाफ, स्टेट को दूसरी स्टेट के खिलाफ, एक धार्मिक वर्ग को दूसरे धार्मिक वर्ग के खिलाफ, ये प्रचार से होता है। और अब हम ऐसे हो गए हैं कि हमको तोड़ने पर ज्यादा देर नहीं लगती, किसी को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। हमारी जड़ें नहीं है, हमारी जड़ें नहीं है। हम मूलवासी कहते हैं, हम अपने आप को इस देश के वारस कहते हैं, मगर हमारी जड़ें कहीं नहीं है। मैंने ये आजादी के बाद इस देश को पूरा देखा है, मैंने आंखों से देखा, कानों से सुना, और शरीर पर हमने उसका सेक हंडाया है, दर्द हंडाया हमने। हम घर घर में टूटे हुए लोग हैं। बाप अपने बच्चों से, आदमी अपनी औरत से, औरत अपने आदमी से, बच्चे अपने मां बाप से, सब टूटे हुए लोग हैं। बहुत कम मिलेंगे जो एक दूसरे का सहारा है, बहुत कम मिलेंगे। तो इन टूटे हुए लोगों का कोई संगठन बनता भी है तो कामयाब नहीं होता। ये मत सोचना कि टूटने वाले लोग जिम्मेवार होते हैं, नहीं। जो लोग संगठन के मालिक बन जाते हैं वो भी तोड़ने का काम करते हैं।
ये बहुत बड़ा अभ्यास है इस जिंदगी का हमारा, कि जिसके हाथ में गिद्दड़ सिंगी आ गई, सत्ता की गिद्दड़ सिंगी चाबी आ गई, वो पता नहीं किस किस को तोड़ने में लगा रहता है। असल में हमारे ये टूटने का सिलसिला ये ब्राह्मण के हाथ में है, और उसका सबूत उसका सिद्धांत है जो उसके ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये तोड़ने का सिद्धांत अगर किसी ने जानना है, मनुस्मृति को पढ़ो। तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि करोड़ों करोड़ों लोग भारत के पढ़ लिख गए, मुसलमान भी पढ़े, सिख भी पढ़े, बुद्धिस्ट भी पढ़े, दलित भी पढ़े, आदिवासी भी पढ़े, ईसाई भी पढ़े, विद्वान बने, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में करोड़ों लोग जो हैं वो बच्चों के रूप में, अध्यापक के रूप में, संस्थापक के रूप में काम करते हैं। मगर तुम 1% लोग भी नहीं ढूंढ पाओगे जिन लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी हो। बड़े से बड़ा विद्वान जो जिसका नाम है, जो पूरी दुनिया में नाम का पट्टा लिए घूमता है, उसने कभी मनुस्मृति नहीं पढ़ी, ना देखी है और ना पढ़ी है। और तो और उस आदमी ने कभी देश का संविधान नहीं देखा। मुझे तो तब हैरत होती है जब मुझे ये पता चलता है कि भारत के लाखों वकील ऐसे हैं जिन्होंने कभी संविधान देखा ही नहीं है। और इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? जिस संविधान से आज देश चलता है और जिस संविधान की बदौलत में आदमी अदालत में खड़ा होता है, बोलता है, और वो आदमी संविधान से इतनी नफरत करता है, इतनी घृण करता है कि उसने लाखों लाखों लोगों ने कभी संविधान देखा नहीं, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के आदमी ने, चाहे वो पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा, चाहे वो बहुत ऊंची डिग्री पर गया, बहुत ऊंचा रुतबा उसके पास है, उसने 2 चीजें कभी नहीं देखी, एक भारत का संविधान और एक मनु की स्मृति। भारत का संविधान देश को जोड़ने का काम करता है, इसलिए नफरत करने वाले, घृणा करने वाले, जाति को फट्टा बनाकर गले में लटका कर चलने वाले लोग कभी संविधान को बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करते। और 26 नवंबर 1949 को जब देश का संविधान तैयार हुआ, उस पर दस्तखत हुए और वो राष्ट्रपति को भेंट किया गया, तब भारत के सिखों ने, भारत के कामरेडों ने, कम्युनिस्टों ने, और भारत के आरएसएस के लोगों ने, ब्राह्मणों ने संविधान के खिलाफ मता पाया, इसको स्वीकार नहीं किया और इस पर दस्तखत नहीं किए। ये घृणा के कारण हुआ, क्योंकि संविधान जोड़ता है, संविधान नीच से नीच आदमी को बराबर खड़ा करता है। संविधान मनुस्मृति को रद्द करके, ब्राह्मण के किसी भी सिद्धांत को रद्द करके आदमी को बराबर की आजादी, बराबर के मौके और बराबर का जीवन देता है जीने के लिए। वो जाति के कीचड़ से निकालकर उसको ब्राह्मण के बराबर, ईश्वर के बराबर खड़ा कर देता है। यह संविधान का करैक्टर है।
और जिन लोगों को हजारों साल से ब्राह्मणी जातपाती सिस्टम के द्वारा रगड़ा गया, दबाया गया, कुचला गया, मलीदा किया गया, जिसका, उसको संविधान ने वहां से पकड़कर एक नया सहारा देकर अपने बलबूते पर उसको ब्राह्मण के बराबर, ईश्वर के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। यह संविधान का कैरेक्टर है। आइडेंटिफाई किया आदमी को उसने। संविधान आदमी को पहचान देता है। अगर 1919 के एक्ट को देखो तो हमको पहचान मिली। 1935 के एक्ट में हमको पहचान मिली, देश के मूलवासी को पहचान मिली। 1942 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून के बल पर इस देश के जो मजदूर लोग हैं उनको पहचान दी, औरत को पहचान दी। और भारत के संविधान में इस देश की हर औरत और हर बेपहचान आदमी को पूरी पहचान देकर खड़ा किया, आइडेंटिफाई किया उसको, उसकी जाति को आइडेंटिफाई किया, उसके वर्ग को आइडेंटिफाई किया और उसके दुख दर्द को पहचाना और उसका फिर बड़ा हल दिया, उसके दुखों को दूर करने का रास्ता दिया। इसीलिए संविधान को ब्राह्मण कामरेडों ने और ब्राह्मण संघियों ने स्वीकार नहीं किया। हमें दुख है इस बात का, हमेशा दुख होता है कि जो सिख आजादी, बराबरी, सम्मान और भाईचारे के सिद्धांत पर बने और खड़े हुए, उन लोगों ने भी देश के संविधान को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनको उनका हेज, उनका हित देश के हाकिम हिंदुओं के साथ जुड़ा हुआ था। चाहे वो कोई दलील दें, दुनिया में कोई भी संविधान सिखों को वो नहीं दे सकता जो भारत के संविधान ने दिया है। हम इस पर ज्यादा चर्चा अब नहीं करना चाहते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनको पहचान दी, बराबर खड़ा किया, उन लोगों ने जाति कभी नहीं छोड़ी। ओबीसी की पहचान की तो वो एससी के खिलाफ खड़ा रहा, एससी ओबीसी के खिलाफ की पहचान की तो वो एसटी के खिलाफ खड़ा रहा। तीनों की पहचान की तो देश का हिंदू, देश का ब्राह्मण तीनों के खिलाफ आज तक डटा हुआ है। अदालत में भी, बड़ी अदालत में भी और सबसे बड़ी अदालत में भी, प्रशासन में भी, राजधानी के राज और प्रशासन में भी, बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी, विद्यक यूनिवर्सिटियों में भी 90% इस देश का हिंदू शासक एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमान के खिलाफ खड़ा है। अब मेरा असल में मकसद क्या है कहने का, कि हम टूटे हुए लोग और तोड़े जाते हैं। राजनीति भी हमें तोड़ती है, आर्थिकता भी हमें तोड़ती है, विद्या भी हमें तोड़ती है। अभी पूरे देश में जो विद्या चल रही है ये दो तरह की हो गई है। एक सरकारी विद्या, यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी या गरीब मुसलमान पढ़ते हैं या गरीब लोग पढ़ते हैं, और दूसरी वो विद्या जिसमें ऊंची जाति के लोग पढ़ते हैं,
यानी ऊंच और नीच का सिस्टम भारत की विद्या में लागू कर दिया गया है। ये गिरना का सिलसिला बचपन से हमें तोड़ना शुरू करता है। ये ऐसा किया गया है। इसको करने में देश की और राजाओं की, सूबाओं की सरकारों ने बहुत सोच समझकर षड्यंत्र किया है। ये अपने आप नहीं होगा, ये ईश्वर का किया नहीं है, ये हाकम जातियों का किया हुआ है। और ये गिरना इतनी बढ़ गई है कि ऊंची विद्या ऊंचे लोगों के लिए और नीची विद्या नीचे लोगों के लिए कर दी गई है। ऐसे ही देश का सबसे गरीब आदमी जो है, लाचार मजबूर आदमी है, उसके पास, तो मैं ये कह रहा था कि देश का गरीब लाचार मजबूर बहुजन जो दबा कुचला आदमी है, गरीब आदमी है, उस आदमी के पास 2 गज जमीन तक नहीं छोड़ी इन लोगों ने कि वो अपना घर बना सके। अरे ये कुल्ली से कोई फर्क नहीं पड़ता, झोंपड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जहां झोंपड़ी बनी है, अगर वो जमीन पांव रखने की जमीन, बैठने की जमीन, सोने की जमीन, रोटी पकाने के लिए जमीन, झाड़ू पोछा लगाने के लिए जमीन, मंजा बिस्तरा लगाने के लिए जमीन, वो अपनी हो तो झोंपड़ी भी चल जाती है। वहां से अम्बेडकर पैदा हो जाता है, वहां से हम पैदा हो जाते हैं। हमारे जैसे करोड़ों लोग वहां से उठकर खड़े हो जाते हैं। मगर जमीन तो छोड़ी नहीं इन लोगों ने हमारे पास। हम तो टट्टी पेशाब भी नहीं जा सकते अपने किसी खास जो आजाद जगह पर। हमारे लिए तो वो भी नहीं है। टट्टी पेशाब जाना भी हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है। और इसके बावजूद कि हमारे साथ इतना भयानक अत्याचार हुआ, हमारी दुर्दशा हुई, आज हम उसमें जी रहे हैं, पूरे देश में जी रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों को खाना नहीं मिलता, करोड़ों बच्चे जो है कुपोषित हैं, उनको जीवन बनाने के लिए खाना तक नहीं है, छत नहीं हमारे पास। हमारे लोगों के पास आजादी से पाने के लिए कपड़ा नहीं है। हम साइकिल पर नहीं चल सकते किसी गांव में, हमें अपनी जूती चप्पल सर पर उठाकर गुजरना पड़ता है। हम अच्छा कपड़ा नहीं पहनकर चल सकते। हम नौकरी पर लगकर, कुर्सी पर बैठकर, हम बड़ी विद्या पास करके भी दूसरों के बराबर के नहीं हो सकते। इतना होने के बाद भी हमारा समाज लगातार टूटता है और कभी जुड़ता नहीं है। कभी इकट्ठा नहीं होता। अब हमारी रगों में टूटना हमारा चरित्र बन गया है। करीब 2 साल पहले ये भीम आर्मी का नाम सुना हमने, फिर उसकी कारगुजारी को देखा हमने। कुछ
हमें ठीक लगा, कुछ ठीक नहीं लगा, फिर भी हमने स्वागत इसलिए किया कि मरना तो है। जानवर की मौत मरने से बेहतर है आदमी की मौत मर जाना। जो यानी जो हमें गलत लगता था उसके बावजूद भी हम ये सोचते थे कि कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है आदमी की मौत मरना। अपने परिवार, गली मोहल्ले और अपने लोगों के सम्मान के लिए मर जाना, ये ज्यादा राष्ट्रवादी बात है। मैं आपको फिर दोहरा दूं कि हमारे बहुजन के लिए सबसे बड़ी राष्ट्रवादी बात यह है कि हम देश में रहते हुए 100 करोड़ लोगों को ऊपर उठाने में अगर अपना जीवन कुर्बान करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर है। हमारी गुलामी यहां शुरू होती है। हमारी गुलामी हमारे जन्म से शुरू हो जाती है और मरने तक चलती है, क्योंकि हमारे मरने के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी इन लोगों ने। हमारा आदमी लाश उठाए खाली जगह के लिए घूमता रहता है। हमारा आदमी लाश कंधों पर उठाकर मीलों तक चलता रहता है और उसको लाश को दफनाने के लिए, जलाने के लिए कोई जगह इस धरती पर हाकम जातियों ने नहीं छोड़ी है। इसके बावजूद भी हमने मान सम्मान से जीना सीखना है। अभी जब भीम आर्मी बनी तो मुझे लगा कि बच्चे हैं जो वो हमारे से बेहतर जीना शुरू करेंगे, और उसका नतीजा क्या निकला कि हाकम जातियों ने मारकुटाई भी की, कत्ल भी किए, औरतों की बेइज्जती भी की, इज्जत भी लूटने का प्रयास किया, और भारत की पुलिस ने बड़े लोगों का साथ भी दिया। और उसने वही आदमी जो इज्जत अंक के लिए लड़ता है, बराबरी के लिए लड़ता है, संविधान के मान सम्मान में लड़ता है, लोकतंत्र के लिए लड़ता है, उसी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, जिसको सहन किया, बर्दाश्त किया। जब वो भीम आर्मी का मुखी बच्चा बाहर आया तो लोगों ने उसका स्वागत किया। बहुत सारे क्षेत्रों में उसका स्वागत किया गया और लोग उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो गए, खास करके युवा पीढ़ी। ये बहुत बड़ी बात है कि लाखों लाखों में युवा पीढ़ी जो है वो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आज उठकर खड़ी हो गई है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने 40 वर्ष तक जितना संघर्ष किया और लाखों लोगों ने जितना देश में संघर्ष किया, आज वो बड़ी उम्र में चले गए हैं, हम नहीं कह सकते कि उसका अच्छा नतीजा नहीं निकला। यही बच्चे उसका नतीजा हैं। 2 अप्रैल को भारत का सबसे बड़ा बंद एक इनकलाब के रूप में हुआ। यही वो सच है जो हमारे बड़े संघर्ष के बाद हमारे सामने आया और दुनिया ने देखा। पिछले बहुत वर्षों से मैं यूपी बिहार के नेताओं के बारे में सोचता रहता हूं, लिखता रहता हूं, बोलता रहता हूं। मायावती के बारे में भी लिखता हूं, बोलता हूं। कुछ और लोग जो मुझे लगता है कि ये
अपने समाज के लिए, देश के लिए, बहुजन के लिए कुर्बान होने के लिए खड़े हुए हैं और ईमानदारी से खड़े हैं, उनके बारे में मैं सोचता रहता हूं और दिल करता है उनको मिलने को, कोशिश करता हूं मैंने कई यत्न किए कि शरद यादव जी से हमारी लंबी सांझ बने, और मैं ये सोच कर चला कि हमको जरूरी नहीं हमारे लिए कि हम दलित लोग, SC ST के लोग नेता बने। हमको ये चाहिए कि अगर कोई नेता हमारे समाज के, देश के और बहुजन के लिए काबिल है, हम उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। तो खास करके मेरा ध्यान जो है वो पछड़ी जाति के नेताओं के पीछे चलता रहा, और यही कारण है कि मैं शरद यादव जी को उनकी नेता जो लीडरशिप है उसको मैंने स्वीकार किया। मगर हम दूर तक नहीं जा सके। ऐसे लालू प्रसाद जो है वो भारत में मेरे लिए बहुत बड़े हीरो हैं। एक पछड़ी जाति का आदमी मेरे लिए हीरो क्यों है? यही तो बात है जो करनी बनती है हमारी। और मैंने ये भी चाहा कि लालू प्रसाद, मायावती और ये शरद यादव, तीन आदमी जो यूपी और बिहार के असली नेता हैं, बहुजन के नेता हैं, इन तीनों को, और उसके साथ अखिलेश भी है, तेजस्वी भी है, इनको यूपी बिहार नहीं, किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देना चाहिए। अगर वो यूपी बिहार हारे तो वही इसका कारण है, वो खुद इसका कारण है। फूलचंद भरैया के साथ जो हुआ, जैसा हुआ, वो मेरी जानकारी में है। तो मैंने सोचा कि उस आदमी को हम सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम उसको नैतिक सपोर्ट दे सकते हैं। ऐसे ही मैंने सोचा कि चंद्रशेखर जो हमारा बच्चा है, अब वो नौजवान पीढ़ी को आगे लेकर चल रहा है। मेवानी को भी मैं देखता हूं, कभी कभी कन्हैया को भी मैं समझने का यत्न करता हूं। मुझे वो सही आदमी और सही रास्ते पर चलता दिखता है। मुझे पता है कि वो बड़ी जाति का है, मगर बड़ी जाति का वो क्या अपमान करेगा, और उसने किया भी नहीं कभी। जिसकी मां को रोटी का जुगाड़ करना पड़े और किस जाति का अभिमान करेगा वो? ये सभी लोग जो देश को बना रहे हैं, देश को जोड़ रहे हैं, वे आपस में इतना टूटे हुए हैं, इतना टूटे हुए हैं कि ये एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते। मैंने कोशिश की कि मैं चंद्रशेखर को जब भी वो पंजाब में आए मैं उनको मिलूं, उससे बात करूं, और उसका सम्मेलन भी रखूं यहां, एक दो सम्मेलन भी रखूं उसके। ऐसा हो नहीं सका, इसलिए मैंने फूल सिंह भरैया को बुलाया पंजाब पे और एक बड़ा सम्मेलन किया। मैं चाहता था कि शरद यादव जी आए पंजाब में और एक बड़ा सम्मेलन हो यहां और बात आगे बढ़े। हम ओबीसी के पीछे खड़े होना पसंद करते हैं, स्वीकार करते हैं हम उनको,
उनकी लीडरशिप को स्वीकार करते हैं हम, अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, बहुजन के लिए और देश के लिए उनकी वो लीडरशिप है, हमारे लिए स्वीकार्य है। अभी जो खबर मैंने पढ़ी है, देखी, सुनी है कि चंद्रशेखर के बराबर एक दूसरी भीम आर्मी खड़ी हो गई है, मुझे इसका दुख हुआ और दुख नहीं भी हुआ। मैं जानता हूं कि हमारा आदमी टूटने में देर नहीं लगाता, हमारे खून में टूटना एक चरित्र बन गया है। हम कहीं भी, कभी भी, कहीं से भी फिसल कर किसी भी कीचड़ में गिर सकते हैं, ये हमारा करैक्टर है। ऐसा हम पिछले 50 साल से देख रहे हैं और ऐसा हमने बहुजन समाज की परिवर्तन लहर में देखा है। 1980 के बाद इस परिवर्तन लहर को बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा, योगदान रहा। आज भी मैं उसी में काम करता हूं, मगर मैं ये भी जानता हूं कि 80 के बाद ये 37-38 वर्ष जो मैंने इस लहर में गुजारे हैं, सामाजिक परिवर्तन की लहर में, तो मैंने देखा है कि हमारा बड़े से बड़ा आदमी कब कीचड़ में गिर जाए कोई पता नहीं चलता। बहुत कुछ ऐसा है जो मैं दिल में छुपाए बैठा हूं, बहुत कुछ देखा है मैंने अपनी आंखों से। मैंने लोगों को गिरते देखा है, पहाड़ से, पहाड़ की टीसी से गिरते देखा मैंने। इसके बावजूद भी सबक लेकर मैं समाज को आगे बढ़ता देखना चाहता हूं। मेरे दिल में थी कि मैं चंद्रशेखर को मिलूं, उसके साथ मेरी बात हो। क्यों नहीं हो पाई, ये मुझे समझने में देर नहीं लगती। अभी अभी ये सब मेरी समझ में है कि असल में अंदर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लोग जुड़ने से ज्यादा तोड़ने का काम करते हैं। हर आदमी को अपनी नेतागिरी की चिंता रहती है। चंद्रशेखर जो एक नया सपना था हमारा, और उसको हमने मुश्किलों में से उभरते देखा है। वो जैसे खड़ा होना चाहता था उसको उस तरीके से खड़ा नहीं होने दिया गया। मगर मैंने कभी नहीं चाहा कि वो खड़ा ना हो, और मैं मानसिक तौर पर उसके साथ खड़ा हूं। अब जब मुझे पता चला कि भीम आर्मी दूसरे गुट में टूट गई है, तो मैं अब भी चंद्रशेखर के साथ खड़ूंगा। भले मैं बहुता कुछ नहीं जानता, भले ही मैं उनको कभी मिला नहीं, भले ही मेरी उनके साथ कभी बात नहीं हुई, भले ही मैं नहीं जानता कि उसके दिल में, मन में कैसे सपने हैं, इसके बावजूद भी मैं उसी बच्चे का सहयोग करने के लिए अपने आप को तैयार रखा है। जो टूटता है मुझे कभी पसंद नहीं होता। इसकी उदाहरण देना चाहता हूं मैं कि 1985 में वाम सिर्फ टूटी, कांशीराम जी की वाम सिर्फ एक तरफ हो गई, और जो असली नाम दिया गया था जिस वामशिव को, वो अलग हो गए।
टूट गए। उसका कारण मुझे पता है, क्योंकि वो उसका एक अंग था और अंग भी खास था। मैं काशीराम जी के साथ रहना पसंद किया। फिर हुआ कि जो टूटी बाम सिर थी उसके 2 टुकड़े और हो गए। फिर जो उससे आगे टूटे वो 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े होते गए, चलते गए। अभी 5-6 बाम सिर्फ बन गई है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि हम कहीं ना कहीं जाकर टूट जाते हैं। अगर हम खुद नहीं टूटते तो हमको तोड़ दिया जाता है। या तो दुश्मन तोड़ता हमें या हमारा नेता तोड़ता हमें। वो अपनी जरूरत के अनुसार तोड़ता हमें। दुश्मन की भी अपनी जरूरत होती है कि वो हमें कहां कब तोड़े, कहां से तोड़े। हमारे में से पैदा हुए नेता की भी जरूरत होती है, वो किसको कब तोड़े और कब खुद को ताकतवर बनाए, ये उसकी भी जरूरत है। तो जब भीम आर्मी टूटी है, दो दो ग्रुप बने हैं, तो ये सहज हुआ है। ऐसा ही होता है हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में ऐसा ही सब कुछ है। टूटना ही हमें अच्छा लगता है। कब कौन किसकी झोली में चला जाएगा, कब कौन किसकी घोड़ी पर सवार हो जाएगा, कब कौन किसी की सवारी करने लगेगा और अपने लोगों को पछाड़ने लगेगा, इसका कोई पता नहीं चलता। रातों रात क्या हो जाएगा, कल सुबह क्या होगा। जैसे मैं जब रात सोने लगा तब तक मैं देखता रहा कि कोई ऐसी खबर नहीं थी। जब उठा तो 7 बजे मैंने ये खबर पढ़ी कि चंद्रशेखर से एक दूसरा आदमी उसी का टूट गया है। अब यहां तक बात नहीं रहेगी, कल कोई और टूट जाएगा। टूटना हमारा कैरेक्टर है, हमारा चरित्र है। और मैं किसी भी हालत में चंद्रशेखर का साथ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो बच्चा किसी के हाथ में चला जाए। जब मायावती ने उसके बारे में अच्छा नहीं बोला तब मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे भी लगता है कि ये बच्चा उसके यूपी में, अब वो जायदाद होगी उसकी, उसके यूपी में गड़बड़ करेगा और दुश्मन इसका फायदा लेगा। इसके बावजूद भी उस बच्चे ने बार बार कहा कि हमें तो बहन जी के साथ चलना है, उसी के लिए काम करना है। तो आज हमारे सामने बहुत बड़े प्रश्न हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये फैसला करेंगे कि 2019 कैसा होगा। तो हमको सोच सोच कर चलना होगा। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, राजस्थान में चुनाव होने वाला है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, यूपी में कोई चुनाव नहीं है। मगर हालातों को तोड़ने के लिए
एक ताकत को नियसर करने के लिए, बेअसर करने के लिए भीम आर्मी दो टुकड़ों में टूट गई। टूट नहीं गई, मुझे लगता है कि तोड़ी गई है। ये इसको तोड़ दिया गया है। और तोड़ना ये किसी भी हाकिम जमात की जरूरत होती है। कोई हाकिम जमात ना तोड़े, और वो हाकिम जमात जो बदी पर पांव रख के चलती है, जो देश को बर्बाद करने का ज्यादा काम करती है, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि लोगों को तोड़कर रखा जाए। तभी वो गुलाम रहेंगे, तभी खास किस्म के लोग सत्ता में रहेंगे। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने किसी भी आदमी को ताकतवर बनाकर रखें। जैसे मैंने कभी ये नहीं कहा कि मायावती हमारी दुश्मन है, मैंने कभी नहीं कहा। और मैंने बहुत बार कहा कि मायावती को जब भी कोई मुसीबत होगी, मुश्किल में उसको धकेला जाएगा, तो हम मायावती के साथ खड़ेंगे। ये हमारे घर का मामला है। हम अपनी बात को खुद निपट लेंगे, मगर दुश्मन को इतनी ज्यादा ताकत नहीं देंगे कि वो हमें सभी को बारी बारी कुचलता रहे। शरद यादव को, लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी को, अखिलेश को, फूल सिंह बरैया को, चंद्रशेखर को, यहां तक के मुवानी को, इन सभी लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूं। भले ही मैं बामन मेश्राम के साथ कई वर्षों से नहीं हूं, इसके बावजूद भी मैंने कभी उसके रास्ते में कोई रुकावट बनने की कोशिश नहीं की। जब उसको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, तब मैं तुरंत ये संदेश भेजा कि सभी मेरे साथी जो है, जितने भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में कहीं भी हैं, वो सभी के सभी बामन मेश्राम के साथ खड़े हो जाएं, उसको सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि टूटना मुझे पसंद नहीं है। अपने आदमी के खिलाफ खड़े हो जाना मुझे पसंद नहीं है। अगर मेरी अपने किसी भाई के साथ ज्यादा नजदीकी नहीं, तो इसका मतलब नहीं ये कि वो हमारा दुश्मन है। क्योंकि हमने असली दुश्मन को आइडेंटिफाई किया हुआ है। हमने नहीं किया, उसने खुद कराया कि मैं, यानी वो दुश्मन खुद कराता है, लिखती रूप में कराता है कि वो हमारा मित्र नहीं है। ना वो मित्र था, ना वो मित्र है, और ना वो मित्रता करेगा कभी। हजारों वर्ष का इतिहास हमारे सामने है। तो ये सारे प्रसंग की बात करता हुआ मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, कल क्या होगा कल देखेंगे। आज मैं चंद्रशेखर की सपोर्ट करता हूं और उसके साथ खड़ा हूं। जो टूटा है आदमी, मुझे वो स्वीकार नहीं है। ऐसे टूटते लोग मैं इनको स्वीकार कभी नहीं करता। भले ही मैं अभी तक चंद्रशेखर को नहीं मिला, उसके साथ मेरी बात नहीं हुई, वो बच्चा है हमारे लिए, मेरे लिए बहुत छोटा बच्चा है वो।
आज जिस उम्र में वो संघर्ष में आया है, उसी उम्र में मैं संघर्ष में आया था। 40 वर्ष पहले मैं जब संघर्ष में पांव रखा था 81 में, अब वो बच्चा उसी उम्र में देश के लिए, समाज के लिए, बहुजन के लिए, मान सम्मान के लिए, आजादी के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ने निकला है, और मैं उसका साथ दूंगा। ये सारी बात जितनी मैंने की है, ये यहां ही नहीं रुक जाती चंद्रशेखर पर। मैं उन सभी लोगों को जो देश, संविधान, लोकतंत्र, आजादी, बराबरी, मान सम्मान के लिए खड़े होते हैं, मैं कभी उनको पीछा नहीं देता, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं। चाहे भले ही मैं उनको मिलूं या ना मिलूं, मानसिक तौर पर मैं अपने साथियों को उनके साथ खड़ा रखता हूं। और मैं कोई ऐसी मानसिकता पैदा नहीं होने देता कि हमारा आदमी अंबेडकर के संघर्ष के अलावा एक दूसरे से लड़ना पसंद करे। मैं अपनी जिंदगी का समय, अपने साथियों का समय, उनके जीवन का मूल्यवान समय कभी ऐसी लड़ाइयों में खत्म नहीं करना चाहता जो खुद को खत्म कर देंगी, जो गुलाम को गुलाम बनाए रखती हैं, जो आजाद नहीं होने देती, मान सम्मान से जीने नहीं देती, आजादी से जीने नहीं देती। तो मेरे भाइयों, ये संदेश है मेरा कि टूट गए हो या तोड़ दिए गए हो, हमने ये सोचना है कि जो आदमी बहुजन के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, सम्मान के लिए लड़ता है, हम उसी के साथ खड़े रहेंगे। और मेरा ये संदेश चंद्रशेखर तक जाना चाहिए कि मैं और मेरे साथी उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।